हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि कंपटीशन एकेडमी का ये दूसरा YouTube चैनल बनाया गया है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ जीआईसी प्रवक्ता में जो पहला पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन, जिसके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके कक्षाएं इस पर कराई जाएंगी। और यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो कि सभी के लिए कॉमन पेपर होता है, उसकी तैयारी आप लोगों को इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो अभी ये चैनल नया बनाया गया है। बाकी कंपटीशन एकेडमी का जो हिंदी साहित्य का चैनल है वो तो चल ही रहा है, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। उस पर सिर्फ साहित्य का है तो साहित्य का ही चलेगा। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि प्रारंभिक परीक्षा में जीआईसी की आज बात करेंगे, फिर कल हम लोग यूजीसी नेट की बात करेंगे, क्योंकि 20 जनवरी से आप लोगों का नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें आपको समझा दें, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें पता भी हो जाए। जीआईसी की प्रारंभिक परीक्षा में आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, और जो आपका विषय है उस विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको यह भी ध्यान रखना है, कई लोगों का मैसेज भी आया है, कई लोगों ने पूछा भी है। आपको बता दें, इस परीक्षा में ये बहुविकल्पी होगा प्रश्न, और 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। कई लोगों ने नेगेटिव मार्किंग के बारे में पूछा है, तो बता दें 1/3 होगा, 1/3 होगा नेगेटिव मार्किंग, जबकि मुख्य परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन के जो 40 प्रश्न आएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे, आपका सिलेबस क्या है। तो आज सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सिलेबस की, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि आपके 40 प्रश्न हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी नया चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी पब्लिक वीडियो बीच बीच में डाली जाए वो आप तक जरूर पहुंच सके। तो सामान्य अध्ययन के जो पाठ्यक्रम है उसमें हम देखेंगे सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। अब इनमें जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, सामान्य विज्ञान का मतलब यह नहीं कि आप ज्ञाता हो विज्ञान के, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सामान्य विज्ञान मतलब साइंस की जो सामान्य चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आइजैक न्यूटन। बहुत सारे ट्रेडिशनल जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं, और अब तो खैर ट्रेडिशनल कम हो गए हैं। जो चर्चित मुद्दे होते हैं साइंस के या इतिहास के या पॉलिटी के या ज्योग्राफी के या एग्रीकल्चर के, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रेडिशनल प्रश्नों की संख्या विगत वर्षों में अगर देखें, वर्तमान में देखें तो बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि ट्रेडिशनल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बिल्कुल पूछे जाते हैं, लेकिन संख्या मैंने बताई कम हो गई है। तो जीव विज्ञान का जनक कौन है, बहुत पहले पूछा जाता था। खगोल विज्ञान का जनक कौन है, बहुत पहले पूछा जाता था। एक फायदम में कितने फीट हैं, अगर साइंस की बात करें, बहुत पहले पूछा जाता था। अभी एक आध प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। एक समुद्री मील में कितने मीटर होते हैं, तो 1852 मीटर होते हैं। या एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो साइंस से हैं वो पूछी जाती हैं। फिजिक्स में आप पूछा जाता है कठोरता का मात्रक क्या होता है, तो मोह होता है। शराब की मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो हॉर्सगीड होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं जो विज्ञान से पूछे जाते हैं, और ये सामान्य विज्ञान है, जैसा कि उसने पाठ्यक्रम में लिख दिया सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे फिजिक्स में स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, स्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, अमीटर से क्या मापा जाता है, क्रोनोमीटर हो गया,
गैल्वेनोमीटर हो गया, मोनोमीटर हो गया, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, रेडियोमीटर, पॉलीग्राफ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो ये सामान्य विज्ञान जो लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विज्ञान के ज्ञाता हों, बस साधारण चीज़ें जो हैं उन्हें आपको जानना है। और ऐसी ही सेलेक्टेड चीज़ आपको साइंस में पढ़नी है जिससे आपके प्रश्न जो साइंस में आए वो सही हो जाए। जैसे विद्युत बल्ब का जलना कौन सी क्रिया है? तो विद्युत ऊर्जा ये किसको किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा व प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर किसको किस में कन्वर्ट करेगा? तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। सितार की बात करें, वाद्य यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो साधारण प्रश्न होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ध्वनि में आप देखें तो डेसिबल पूछा जाता है। डेसिबल क्या है? हर्ट्ज क्या है? तो ये बहुत सारी आवृत्ति किससे मापी जाती है? आवृत्ति जो होती है वो हर्ट्ज से मापी जाती है। ऐसे ध्वनि में आप देखें तो डेसिबल से मापा जाता है। डेसिबल से क्या मापा जाता है? या मैक संख्या किसे कहते हैं, सुपरसोनिक किसे कहते हैं, हाइपरसोनिक किसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी जाती हैं। ऐसे भारत का इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में वर्तमान में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं पर अगर दृष्टिपात आप करें तो आपको पता चलेगा कि स्थापत्य और वास्तुकला से कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से सबसे अधिक अगर देखें तो पल्लव स्थापत्य कला से पूछे गए हैं, गुप्तकालीन स्थापत्य कला से पूछे जाते हैं। जैसे सांची का मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, तेगवा का विष्णु अवतार मंदिर कहाँ पर है? जबलपुर में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में सतना में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। या अगर हम लोग सल्तनत काल में बात करें तो सल्तनत काल में भी आप देखेंगे कि सल्तनत काल में हजार सितून का महल का निर्माण किसने करवाया, या फिर जौनपुर नगर की स्थापना किसने की, फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की, फतेहाबाद, हिसार, ये सारे प्रश्न कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं। मकबरों का युग किसे कहा जाता है, किसने कहा है, और किसे कहा जाता है, किस युग को कहा जाता है। तो इस तरीके से इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं इन्होंने पाठ्यक्रम में डाल दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जितने भी आंदोलन हुए हैं मुख्यतः 1857 के विद्रोह के बाद के जितने भी आंदोलन हुए हैं अक्सर वो पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। ऐसे भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में बहुत सारे चर्चित मुद्दे होते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा अनुच्छेद से पूछे जाते हैं। संविधान का भाग 1 नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन संविधान का जो प्रियम्बल है उससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। वहीं नागरिकता से प्रश्न पूछा जाता है। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे भाग हैं, पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड चीज़ हैं जहाँ से आप पढ़ेंगे और बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिन्हें आप साधारण तरीके से कर सकते हैं। वहीं भारतीय कृषि और वाणिज्य व्यापार की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे, पहले के प्रश्न में और अब के प्रश्न में अंतर है। जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, ये सब किससे संबंधित है? नीली क्रांति। तो जो क्रांतियां हैं उन क्रांतियों को ध्यान में रखना है और क्रांतियों के ही आधार पर कृषि के प्रकार, जैसे एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्वाकल्चर क्या है, हॉर्सिकल्चर क्या है, मैरीकल्चर क्या है, विटीकल्चर, सेरीकल्चर और पिसीकल्चर। तो इस तरीके जो कल्चर वाले प्रश्न होते हैं ये भी पूछे जाते हैं। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन, अगर इनकी बात करें तो इनसे जो ट्रेडिशनल प्रश्न आते हैं, ट्रेडिशनल तो आप समझ ही रहे होंगे कि ट्रेडिशनल प्रश्न मतलब हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जो साधारण रूप से एनसीईआरटी में मिलते हैं, जिन्हें आप लोग लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, वही ट्रेडिशनल प्रश्न है।
जो कक्षा 6-7 से पढ़ाया जाता है, जिन्हें आप पढ़ रहे होते हैं। तो वो सब ट्रेडिशनल प्रश्न होते हैं। कोई झील के बारे में पूछ लिया गया, कोई वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछ लिया गया, तो ये सब जितने प्रश्न होते हैं ये ट्रेडिशनल होते हैं। और हाल ही में जो चर्चित होते हैं, अक्सर वो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं भूगोल से। जो 7वां पॉइंट दिया गया, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये आपके करंट अफेयर हो गए। जैसे किस देश ने हाल ही में गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। श्रीलंका ने लगाया। भारत ने किस देश के साथ आपसी विमानों के आवागमन हेतु एयर बबल व्यवस्था की शुरुआत की है? केन्या और भूटान के साथ। ऐसे में हमारा पूछ लिया गया कि सितवे बंदरगाह कहाँ है। अब आप कहेंगे सितवे बंदरगाह तो इतना ज़्यादा चर्चित नहीं, फिर क्यों पूछा गया? उसका कारण यह है कि म्यांमार में ये सितवे बंदरगाह स्थित है। करंट अफेयर का हो गया। सितवे बंदरगाह इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि म्यांमार में स्थित है और इस बंदरगाह का संचालन 2021 के पहली तिमाही से भारत करेगा। ऐसे एलेक्स तूफान कहाँ आया था? अब ये आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों, महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र के ये प्रश्न है कि एलेक्स तूफान कहाँ आया था, तो फ्रांस और इटली में आया था। अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है कि भारत ने 18 लाख N95 मास्क कहां पर भेजा है? हाल ही में भारत ने 18 लाख N95 मास्क कहां भेजा? तो अमेरिका में भेजा है। हाल ही में भारत जो है किसका सदस्य बना? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र का प्रश्न है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य भारत बना है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय की और बात करें तो यूनेस्को, जिसका नाम आप जानते हैं, यूनेस्को में भारत अपना प्रतिनिधि बनाकर किसे भेजेगा? तो विशाल पी शर्मा को भेजेगा। ऐसे जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक कहां बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो ये सब जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर प्रश्न पूछा जा सकता है। खास करके एक प्रश्न जरूर रहेगा कोरोना काल से संबंधित कि मास्क की कीमत तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ऐसे हाल ही में जो चर्चित मुद्दा राफेल है, राफेल पर खूब बातें हुई हैं, खूब आपने न्यूज़पेपर में देखा है, समाचारों में खूब चला है। तो राफेल की पहली महिला पायलट कौन थी? शिवांगी सिंह। इनके ऊपर प्रश्न हो सकता है। वृक्ष खेल जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल है, खूब पूछा जाता है। इस पर भी प्रश्न हर परीक्षाओं में लगभग वृक्ष से पूछा जाता है। तो 2021 में वृक्ष खेल की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ऐसे अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो HDFC बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी किसे बनाया गया? तो रमेश लक्ष्मी नारायण को बनाया गया है। भूगोल की हम बात कर रहे थे कि जो चर्चित मुद्दा है वही भूगोल के ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है? प्रश्न पूछ लिया जाएगा। पूछने का सिर्फ कारण ये होगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया और यह पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ। अमेरिका में जो चुनाव हुआ है वहां पर भारतीय मूल के कितने सांसदों को अमेरिका में चुना गया है? प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 को चुना गया। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करें सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, इसमें ये रीजनिंग का पोर्शन हो गया। सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, खासकर इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं कुछ चैप्टर के नाम आपको बता देता हूं। ये दोनों में कॉमन चलेगा। UGC नेट के फर्स्ट पेपर में भी और JIC प्रवक्ता दोनों में ये चैप्टर कॉमन है, एक साथ चलेगा। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब एकदम कॉमन चीज़ें हैं और ये एक साथ चलेगा। बहुत ही साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसमें।
फिर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं से संबंधित जानकारी पूछी जाती है और इनसे 4 से 5 प्रश्न जरूर रहता है। अब वो समय खत्म हो गया जब पूछा जाता था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा, या राजकीय पक्षी कौन है, आपने बता दिया सारस, राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक, राजकीय पुष्प क्या है, पलाश, पक्षी विहार कितने हैं, 13 हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इतना नहीं पूछी जाती हैं। अब जो चर्चित मुद्दे होते हैं उन चर्चित मुद्दों से प्रश्न पूछा जाता है, या अगर ट्रेडिशनल प्रश्न पूछा जाए तो ट्रेडिशनल प्रश्नों में भी ऐसी वैसी साधारण प्रश्न नहीं पूछते। घाटमपुर परियोजना किस जिले में है, तो रमाबाई नगर में है। या चंदौसी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, मुरादाबाद में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, मिर्जापुर में है। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, अलीगढ़ में। तो जो ताप विद्युत केंद्र हैं इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बार बार इनकी जो शक्ति है उन शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है। तो इनसे प्रश्न, ऐसे जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं, कहाँ पर हैं, किस नदी पर हैं, ये जरूरी हो जाता है। जैसे रिहंद परियोजना बहुत पहले की है, सोनभद्र, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर बना हुआ है। ये इसलिए पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा निर्मित झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ऐसे माता टीला विद्युत केंद्र जो झांसी में है, बेतवा नदी पर, मध्य प्रदेश के सहयोग से बनाया गया, इसलिए इसे भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। पक्षी विहार हैं, वन्य जीव विहार हैं, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा पुराना पक्षी विहार कौन सा है, तो नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में है। या सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो पटना पक्षी विहार जो एटा में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो सुरहाताल पक्षी विहार जो बलिया में। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिंचाई से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, झीलों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। या पहले पूछा जाता था जो नगर होते थे उनका उपनाम, जैसे चूड़ी की नगरी फिरोजाबाद, अफीम नगरी गाजीपुर, आमों का शहर मलिहाबाद, बहुत पहले पूछा जाता था। तो ये ट्रेडिशनल प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं। अब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से किस जिले में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, या निम्न में से किस जगह पर मेडिकल कॉलेज है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। या त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कंपनी कहाँ पर लगाई गई, तो इलाहाबाद के नैनी में लगाई गई। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, जनजातियों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, जनगणना पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, वो पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से, और 4 से 5 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। वहीं जो पॉइंट नंबर 10 है, प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक, अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित। आपसे ये नहीं उसने कहा कि गणित के आप पूरे तरीके से ज्ञाता हो, गणितज्ञ हो, ऐसा नहीं। सिर्फ 8वीं स्तर तक, 8वीं स्तर तक की अगर बात करें तो अंक गणित में आप देखेंगे बहुत ही साधारण प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ये होते हैं, प्रतिशत पूछा जाता है, ब्याज पूछा जाता है, अनुपात पूछा जाता है, अनुपात समानुपात, और इसके अलावा आप देखेंगे चाल, दूरी, समय के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही साधारण चैप्टर होते हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इसे बीजगणित में भी और रेखा गणित में भी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात करें तो इसमें जो झीलें होती हैं, जो प्रदूषण होता है, उससे प्रश्न पूछा जाता है। मुख्यतः पारिस्थितिकी और पर्यावरण में प्रदूषण से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रदूषण का जो चर्चित मुद्दा होता है, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ही तहत आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था पूरा पाठ्यक्रम कि कहाँ पर कहाँ से और कौन से कैसे प्रश्न बनने की संभावना है। कोई आपको किसी विषय के बारे में विषय विशेषज्ञ आपको नहीं बनना है। सिर्फ आपको 40 प्रश्न मिलेंगे और आपका जो सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट से आपको 80 प्रश्न मिलेंगे। 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। तो ध्यान रहे, जो प्रश्न आपको 100% आता हो, सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को आपको हल करना है। उसके बाद
4 विकल्प हैं, 2 विकल्प तो आप 100% जानते हैं कि ये 2 विकल्प नहीं होगा। अब बचा सिर्फ 2 विकल्प। उनमें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 50-50% का रिस्क है, वहां आप 50% रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको चारों विकल्प नहीं आते हैं तो आप ये ना करना ईश्वर के भरोसे चलो कर देते हैं, ऐसा कभी भी मत करना। अगर ऐसा आप करते हैं तो परीक्षा से बाहर होने की संभावना कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा रिस्क आप लोग बिल्कुल भी ना लें। यही चीज़ आज समझाना था, आपको बताना था। यदि ये वीडियो पब्लिक है, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर लिखा है इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्स लिखेंगे। जब अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आप कोर्स लिखेंगे GIC फर्स्ट पेपर, GIC फर्स्ट पेपर आप लिखेंगे। आपको रिप्लाई मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी, कैसे कराई जाएंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। एक बार संक्षेप में पहले आपको बता दें, जो भी टॉपिक प्रारंभ किया जाएगा उस टॉपिक का सुबह में आपको 10:30 बजे तक PDF नोट्स मिलेगा। उसके बाद दोपहर में आपको 3 बजे तक आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा और रात में 10 बजे आपको प्रश्नोत्तरी का वीडियो मिलेगा। तो ये किसी एक टॉपिक को आप 3 बार दिन में पढ़ेंगे। सुबह 10:30 बजे तक, 10:30 मैंने बताया है, 11 भी बज सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 10:30 से 11 बजे तक आपको PDF मिल जाएगा। फिर उसी टॉपिक से जैसे कि कक्षाओं में पढ़ाया जाता है ठीक उसी तरीके से 3 बजे तक आपको लेक्चर मिलेगा। और फिर रात में 10 बजे प्रश्नोत्तरी का वीडियो मिलेगा। तो एक टॉपिक को आप 3 बार पढ़ेंगे। और इस तरीके से पूरी मेहनत, पूरे लगन के साथ अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते चलते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे 20 तारीख को पहले लेक्चर के साथ। बाकी आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें। चीज़ें तो आपके समझ में आ गई होंगी। समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को कि आपने समय दिया अपना। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग, नया चैनल है अभी। बाकी हिंदी के अगर आप हैं तो हमारे कंपटीशन एकेडमी चैनल पर आ सकते हैं।